नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना मॉडल पेपर चौथा होगा। सामाजिक विज्ञान अपना 2.5 घंटे का पेपर आने वाला है, जिसका पूर्णांक 80 होगा। कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश दिए हुए होंगे। 3 मॉडल पेपर हम हल कर चुके हैं, तो 3 मॉडल पेपर में सामान्य निर्देश वही हैं जो अब सीधे हम प्रश्नों की ओर चलेंगे, क्योंकि आपका समय है वो कीमती है और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आपके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास हम करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अपने सामने 1 से लेकर 6 तक, और खंड अपना अ होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प को चयन कर सही विकल्प चयन करना है। इनमें से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजपूत शासकों में एकता का अभाव था। क्यों था? क्योंकि उनके निर्णयों में कोई स्पष्टता नहीं थी। उनके निर्णय थे वो अस्पष्ट थे। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन जो मंत्रालय है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। और अब मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राजस्थान राज्य में किस प्रकार के परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है? परिवहन आपको पता ही है, सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है, पाइप लाइन परिवहन होता है, जल परिवहन होता है। तो जल परिवहन की संभावनाएं न्यूनतम है, अत्यंत कम है, मतलब ना के बराबर हैं, क्योंकि राजस्थान के पास चारों ओर से समुद्र नहीं है। तो राजस्थान स्थलीय सेना से जुड़ा हुआ है, तो जल परिवहन की कोई संभावना अपने नहीं है। भोपाल गैस न्यूनतम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास जो दूषित इलाके थे, उनमें हैंडपंपों को सरकार ने किस रंग से पुतवा दिया था? तो लाल रंग से पुतवा दिया सरकार ने, क्योंकि ये जो एरिया था वो इस जहरीली गैस से दूषित हो गया था। राजस्थान सरकार की शिक्षा से संबंधित जो योजना है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना, उसका नाम बताना है। तो गार्गी पुरस्कार योजना। और गार्गी पुरस्कार योजना का अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गार्गी पुरस्कार योजना मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, 10वीं और 12वीं क्लास 10वीं क्लास में जिस बालिका के 75% से प्लस बन गए, उस बालिका को गार्गी पुरस्कार के तहत 3,000 की राशि मिलती है। फिर अपने 12th में भी 75% बन गए तो फिर उसको 3,000 की राशि मिलती है, यानी टोटल 6,000 की 2 किस्तों में राशि मिलती है। तो लड़कियां विशेष प्रयास करें गार्गी पुरस्कार के लिए। अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही हैं और उनको पूरी डिटेल गार्गी पुरस्कार के लिए या बालिकाओं से संबंधित जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानना है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे, जो खंड अपना वह होगा, और इस तरीके से आपके मार्क्स होंगे। 1 को हल किया तो 1 नंबर, 2 को हल किया 2 नंबर, 3 को हल किया तो 3 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर थे, तो डी से हम मिला देंगे। गद्दी समुदाय कहाँ पे है? कुल्लू में है। टॉमस मैकाले, अपनी बुक में इनका उल्लेख हुआ है, तो टॉमस मैकाले कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष की समानता पे जोर देने वाली महिला, महाराष्ट्र की महिला थी ताराबाई शिंदे, और स्त्री पुरुष की समानता पे जोर देने वाली महिला थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न करेंगे अब। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में देखते हैं। तो संविधान उन नियम और कानूनों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ये एक प्रकार की पद्धति के रूप में लोग देखते हैं, और नियमों का एक समूह होता है संविधान। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? जयपुर के बस्सी में। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण 2 संसाधनों में बांटा जाता है। तो वो संसाधन जिनको हम पुनः बना सकते हैं वो नवीकरण संसाधन होते हैं, जिनको नहीं बनाया जा सकता वो होते हैं अनवीकरण संसाधन।
तो अभी तक आपको ध्यान होगा कि नवीकरण संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसको हम सूर्य देवता से लेकर अपने सौर प्लेटों के माध्यम से ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये नवीकरण ऊर्जा है। पवन चक्कियाँ लगा सकते हैं, राजस्थान में तो इसके बहुत विकल्प हैं, पवन चक्की, सौर ऊर्जा। अनवीकरण संसाधन जो कि पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये हमारे खनिज पदार्थ हैं जो धरती के नीचे पाए जाते हैं और ये एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं, इसलिए ये अनवीकरण है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं और वे अक्सर अपने पुरखों की यानी अपने पूर्वजों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आदिवासियों में आदिवासी जो समुदाय होता है वह अपने पूर्वजों की और प्रकृति की उपासना करते हैं और वो जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये तो हमने अपनी बुक में पढ़ा। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समान रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। खंड स होगा अपना और लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, इसमें थोड़े बड़े उत्तर अपने को लिखने हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए, अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए थे? तो अंग्रेज कैप ऑफ गुड से होते हुए जो कि दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे थे। पशुपालन से आजीविका प्राप्त करने वाले कोई 3 जनजातियों के नाम बताने हैं। पशुपालन यानी जो पशुओं को पालकर अपना जीवन बिताते हैं या अपनी आजीविका, अपना रोजगार चलाते हैं। पंजाब के वन गुर्जर, कश्मीर के बकरवाल और कुल्लू के जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, ये पशुपालन करके अपना जीवन चलाते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, अपना रोजगार करते हैं। तत्कालीन समय में मुंशी किसे कहा जाता था? प्राचीन समय में मुंशी कहा जाता था, तो उस समय किसको कहा जाता? तत्कालीन मतलब उस समय ऐसा व्यक्ति होता था जो फारसी को पढ़ सकता था, लिख सकता था और पढ़ाना भी जानता हो, उसे कहा जाता था मुंशी। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोपीय व्यापारी इसे क्या कहते थे? तो यूरोप में छापेदार जो भारतीय सूती कपड़े होते थे जिस पे छापा होता था, उसकी भारी मांग होती थी और इसको यूरोपीय लोग या व्यापारी छिटज कहते थे, कोसा भी कहते थे और बढ़ाना भी कहते थे। छिटज जिसको छींट हम आज भी बोलते हैं, कपड़े पे डिजाइन होती है, छापा होता है तो उसे हम छींट बोलते हैं, छिटज बोलते थे व्यापारी लोग। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग की जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनके कोई संतान नहीं थी और तो वो अपने बेटे को गोद ले रही थी और उस बेटे को चाहती थी कि उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की जो ये बात थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, ऐसा लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग की, किंतु अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। महाल से आप क्या समझते हैं? महाल एक राजस्व व्यवस्था थी। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी और ये एक गांव या गांव के समूह को कहा जाता था महाल। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में जब हम अंतर करते हैं तो हम पाते हैं कि बायोगैस जो कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे पेड़ पौधे, जंतु और गोबर और जैसे पशुओं का गोबर आदि के अपशिष्ट से बनाया जाता है और ये खाना पकाने और घरेलू ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको पूरा करने के काम में लिया जाता है। ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है यानी स्रोत है, इसको हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे कार्बनिक अपशिष्ट हमारे आसपास होते हैं, पशुओं, पेड़ पौधों के पत्ते, जीव जंतुओं के अवशेष, गोबर, पशुओं के गोबर, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब हम देखें प्राकृतिक गैस जो कि पेट्रोल के साथ पाई जाती है और ये हमारे खनिज जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके साथ पाई जाती है ऊर्जा प्राकृतिक गैस, और इसका उपयोग घरेलू तथा वाणिज्य दोनों स्तरों पे किया जाता है। ये ऊर्जा का एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको हम खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बना सकते। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? कोई 3 मदद बतानी है। सरकार किसानों को कृषि विकास के लिए
किसानों की कृषि की आय बढ़े, किसान कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, इसलिए सरकार क्या मदद करती है? तो सरकार किसानों को कृषि के विकास में कई प्रकार से सहायता करती है, जैसे सस्ती दरों पर ऋण दे देती है, ऋण उपलब्ध कराना, उन्नत बीज, अच्छे बीज उपलब्ध कराना किसानों को, यूरिया खाद उपलब्ध कराना, और सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका अनाज खरीद लेती है, ताकि अगर कभी बाजार में जो किसान का उत्पाद है उसकी रेट कम भी है तो किसान को ज़्यादा वित्तीय हानि न हो, तो किसानों को किसी प्रकार की वित्तीय हानि न हो, इसका सरकार पूरा प्रयास करती है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकार बताने हैं, तो आपको अपनी कॉपी शानदार तरीके से लिखनी है, पॉइंट लिखना है, स्टार बनाना है और उसके नीचे अंडरलाइन करती है। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योगों में कृषि से उत्पन्न होने वाले या उत्पादित होने वाले कच्चे माल का उपयोग करके उद्योग चलाए जाते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में जैसे खनिज अयस्कों का उपयोग करके खनिज आधारित उद्योग चलाए जाते हैं। समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र से जो भी कच्चे माल प्राप्त होते हैं हमें, जैसे सागर महासागर से प्राप्त होने वाले उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। वन आधारित उद्योगों में वन से प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं उन सब का उपयोग करके उद्योग चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं। राजस्थान में आर्थिक क्षेत्र की कौन सी 2 योजनाएं चल रही हैं, उनका नाम लिखना है। तो एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है, एक भामाशाह योजना चल रही है। राजस्थान राज्य में कोई 3 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताने, कृषि जो उत्पाद है उनका उपयोग करके उद्योग चलाए जा रहे हो। तो कृषि आधारित उद्योगों में गन्ने के रस से खांड सारी बनाना, गुड़ बनाना, दलहन फसलों से दाल बनाना, और सूती वस्त्र उद्योग भी कह सकते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र कपास से ही बनता है और कपास खेती में ही उत्पन्न होता है, तो वो भी कृषि आधारित उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए पिछले मॉडल पेपर में हमने किया था कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े स्तर पे कृषि के उत्पाद यानी कपास से जो अपना सूती कपड़ा है वो बनता है। बड़े उद्योग लगे हुए हैं भीलवाड़ा में। राजस्थान में संगीत कला की कोई 3 मुख्य विशेषताएं बतानी। तो राजस्थान में प्राचीन काल में संगीत का प्रचलन रहा है, और प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। यहाँ युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत, ध्वनि, वाद्य यंत्र बजाना और श्रृंगार में जैसे मांड गायन जैसलमेर का प्रचलित रहा है। और भक्ति संगीत में भी राजस्थान में बहुत फला फूला है, जिसमें मीराबाई, दादू दयाल, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है संगीत में। जनसंख्या परिवर्तन से क्या आशय है? जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन एक समय विशेष में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। और जनसंख्या में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी वृद्धि हो सकते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में अगर हम देखें तो किसी जनसंख्या कोई क्षेत्र है, वहाँ की 1 वर्षीय दशक में जनसंख्या यदि कम हो गई है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक वृद्धि, और यदि जनसंख्या बढ़ गई है तो उसे कहेंगे धनात्मक वृद्धि। भारतीय राज्य किस प्रकार धर्म से पृथकता रखते हैं? तो भारतीय राज्य यानी भारत देश है वो धर्म निरपेक्षता को अपना रखा है। हमने अपने संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। संविधान की प्रस्तावना अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 1976 में हमने पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा है। तो 42वां संविधान संशोधन करने के बाद, लेकिन उससे पहले भी हमने भारतीय संविधान में ना सही, लेकिन हमारे जो उस समय के नीति निर्माता थे उन्होंने धर्म निरपेक्षता को अपनाया था। धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, समान बर्ताव करता है, और भारत में न किसी विशेष धर्म को दर्जा दिया गया है और न ही किसी भी धर्म के साथ भेदभाव किया गया है।
दीवानी कानूनों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है। जब कोई किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन हो, जैसे जमीन की बिक्री या चीज़ों की खरीदारी से संबंधित कोई फ्रॉड हो जाए, उनके साथ कोई धोखा हो जाए, किराया, तलाक आदि से संबंधित जो भी विवाद हैं वो दीवानी कानूनों के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। मजदूरी के अकॉर्डिंग उनको मेहनताना यानी उनको वेतन नहीं मिलता, क्योंकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है और इसलिए वे सौदेबाजी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून की ज़रूरत पड़ती है। जलापूर्ति में सुधार के कोई 2 उपाय। तो जल आपूर्ति में हम सुधार के लिए 2 उपाय कर सकते हैं। कौन से हैं? जल विभाग को वर्षा जल के संचय की योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। छत वर्षा जल यानी वर्षा जल के संचय की योजनाएं बनानी चाहिए। जल आपूर्ति विभाग को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए शुल्क के जरिए पैसे एकत्रित करने चाहिए। 1870 के राजद्रोह एक्ट की विशेष बात क्या थी? तो 1870 का राजद्रोह एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो या ब्रिटिश सरकार की कोई आलोचना कर दे तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही जेल में डाला जा सकता था, यानी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? भारतीय जो लोकसभा, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, 2 सदन हैं संसद के, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में आरक्षण की व्यवस्था है। 30% महिलाओं को आरक्षण कंपलसरी किया हुआ है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ऐसा तय कर दिया गया 1992 में। लेकिन संसद यानी पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो आपको इसके बारे में क्या कारण समझ में आता है कि क्यों नहीं आरक्षण बिल पास हो सका अब तक? तो इसमें महिलाओं की संख्या कम होने का प्रमुख जो कारण है वह है हमारा पुरुष प्रधान समाज का होना, महिलाओं का कम साक्षर होना और महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होना। ये सब कारण हैं। पॉइंट लगाएं, स्टार बनाएं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3। राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरना है: जोधपुर, पाली, अलवर। अलवर राजस्थान का पूर्वी जिला है। जोधपुर और पाली पड़ोसी जिले हैं। अब हम देख लेते हैं जोधपुर कहाँ पे है। ये जोधपुर है, तो यहाँ हम जोधपुर भरेंगे। जोधपुर के पास ये पाली है, यहाँ हम पाली भरेंगे। पाली का आकार आप देख सकते हो किस तरीके का है। अलवर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, ये जयपुर राजस्थान की राजधानी और जयपुर के पास ये अलवर। इस तरीके से हम मैप को भर देंगे और 3 मार्क्स पक्का कर लेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? उनके मुख्यालय तथा रेजिडेंट के नाम एक तालिका में दिखाइए। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 छावनियां थी। छह छावनियों के नाम लिखने और उनके जो भी पॉलिटिकल एजेंट थे उनके नाम लिखने, कौन सी रेजिडेंसी थी वो लिखना है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। नानी, नीमच यानी नानी ये देख यानी देवली और खेरवाड़ा, ब्यावर, नानी ये देख, ब्यावर। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं: नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। अब हम इनके पॉलिटिकल एजेंट देखेंगे। कौन सी यूनिट थी यहाँ? नसीराबाद का जो मुख्यालय था वो अजमेर था
और इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्य कर रही थी। नीमच का जो मुख्यालय था वो ग्वालियर था, वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में है जगह नीमच, तो ग्वालियर था। और यहाँ मालवा और जो मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी वो कार्य कर रही थी। एरिनपुरा पाली में है, इसका मुख्यालय पाली में था। जोधपुर लीजियम यहाँ कार्य कर रही थी। देवली जो कि टोंक में थी और इसका मुख्यालय टोंक था। और कोटा कंटीजेंट थी वो यहाँ कार्य कर रही थी। ब्यावर अजमेर में इसका मुख्यालय था। ब्यावर अजमेर के पास ही एक शहर है, तो ब्यावर का मुख्यालय अजमेर था। और यहाँ मेर रेजिमेंट कार्य कर रही थी। खैरवाड़ा का उदयपुर था। और यहाँ जो रेजिमेंट थी वो भील रेजिमेंट थी। तो नसीराबाद और ब्यावर दोनों का मुख्यालय अजमेर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या होती है? FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है, इस प्रश्न को करेंगे। कानून के अनुसार किसी अपराध की सूचना मिलते ही थाने का जो प्रभारी होता है, हेड जो होता है, वो रजिस्टर में इसे दर्ज करता है और इसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। तो अपराध की सूचना को रजिस्टर में नोट करना FIR कहलाता है। पुलिस को ये सूचना मौखिक भी मिल सकती है, लिखित में भी मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR में प्राय वारदात की तारीख, समय और स्थान नोट कर दिए जाते हैं और इसमें शिकायत करने वाले का नाम भी दर्ज किया जाता है, उसका पता भी लिखा जाता है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरा जाता है और उस पर शिकायतकर्ता के दस्तखत कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वन सबको पता है, वन्य जीव यानी वनों में रहने वाले जीव। जिस प्रकार इंसान अपने घर में रहता है, घर बना के रहता है, वन्य जीव वनों में रहते हैं क्योंकि उनका खुद का अपना घर नहीं होता, वो वन्य ही उनके घर होते हैं। तो वन्य जीव का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। वन्य जीव पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वन होते हैं वो वन्य जीव को आश्रय देते हैं, यानी उनको रहने के लिए जगह देते हैं। वनों से उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, वन उद्योग हमने देखा था ऊपर। वन मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। ज़्यादा वृक्ष लगे होंगे तो वहाँ की मिट्टी अपरदित नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसे मृदा अपरदन रुकता है। वनों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, जैसे इमारती लकड़ी, रबड़, कागज, गोंद आदि उत्पाद भी वनों से प्राप्त होते हैं। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। तो इस विश्व युद्ध का आर्थिक असर भारत पे क्या पड़ा ये बताना। तो प्रथम विश्व युद्ध के भारत पे जो आर्थिक प्रभाव पड़ा, इससे युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के जो रक्षा व्यय था उसमें वृद्धि हो गई और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी व्यावसायिक मुनाफे पे टैक्स बढ़ा दिया, लोगों पे यानी जनता पे टैक्स बढ़ा दिया इसका। सैनिक के बारे में जो वृद्धि युद्ध सामग्री थी उसकी आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भी उछाल आ गया, यानी सेना पे भी खर्चा बढ़ाना पड़ा, युद्ध सामग्री पर भी खर्च बढ़ाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। तो उसका सीधा असर जो जरूरी चीज़ें थी, कीमती जो सामान्य जो चीज़ें थी, आम ज़रूरतें पूरी करने वाली, उनकी कीमतों में उछाल आया, यानी उनकी कीमत बढ़ गई और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग भी बढ़ गई थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी हो गई। व्यापारी समूह ने युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। एक पॉजिटिव मैसेज ये रहा कि युद्ध के दौरान भारतीय जो उद्योग थे उनका विस्तार हुआ। तो ये प्यारे बच्चों, अपना चौथा मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर होगा वो 5वां होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी और मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स।